हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान, विशेषकर भूगोल की वर्कशीट का, जिसका वो नंबर है 13 और जो 25 जनवरी 2022 के लिए है। वर्कशीट नंबर 13 और सामाजिक विज्ञान भूगोल, डेट जिसकी 25 जनवरी 2022। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो पाठ 4 जलवायु में से है, जो कि अधिकतम अंक 20 है और कुल अंक 10 में से है। तो आज हम शुरू करेंगे जलवायु के लिए क्वेश्चन आंसर, कि कितना आपने पढ़ा है, कैसा जाना है। आम्र वर्षा, पहला अगर क्वेश्चन हम देखें तो आम्र वर्षा, एसिड रेन से आप क्या समझते हैं? आम्र वर्षा से आप क्या समझते हैं बच्चों? आम्र वर्षा बच्चों संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। क्या बच्चों? संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा भारत में अप्रैल मई माह में जो मानसून से पहले, क्या बच्चों? मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। और ये कब होती है बच्चों? अप्रैल और मई में। ये ध्यान रखने योग्य बातें है। ये कहां होती है? संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में तथा भारत में। ठीक है बच्चों, बात की जाए प्रश्न नंबर 2 की, तो मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः कितना रहता है? मई महीने की बात हो रही है बच्चों, तो देश के उत्तर पश्चिमी अगर हम देखें भाग, तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ और ये पूरा वेस्ट का एरिया, इस भाग का तापमान कितना रहता है? ये पूरा एरिया भारत का। बात की जाए मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में जो तापमान होता है सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। 45 डिग्री सेल्सियस बच्चों यानी कि बहुत गर्मी का समय होता है। आप देखते हैं कि दिल्ली के आसपास जितने शहर हैं, जयपुर, अलवर, ये सब जो क्षेत्र आते हैं उत्तरी पश्चिम के क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पर जो तापमान होता है 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। और सूरज यहाँ पर उस समय तप रहा होता है और तपती हुई धूप पड़ रही होती है। आगे बात की जाए बच्चों प्रश्न नंबर 3 की, तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? मासिनराम किन पहाड़ियों में स्थित है? कौन सा बच्चों? मासिनराम के बारे में आप जानते ही हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इससे पहले ये स्थान चेरापूंजी के नाम था और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए ये स्थान मासिनराम में है। तो इसके बारे में देखें, मासिनराम किन पहाड़ियों में स्थित है, तो उसकी चर्चा करते हैं हम। बच्चों, मासिनराम देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। भारत के मेघालय में मासिनराम का नाम दर्ज है। मासिनराम कहां पर है बच्चों? मेघालय में। यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफी ज्यादा नमी है और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां बच्चों? खासी पहाड़ियों की बदौलत यह नमी संघनित भी हो जाती है। तो मासिनराम कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? खासी की पहाड़ियों में स्थित है। ये बच्चों ध्यान रखने वाली योग्य बातें हैं। यहाँ औसतन सालाना बारिश 11,871 मिलीमीटर होती है। कितनी? 11,871 मिलीमीटर। अब बच्चों बात की जाए उत्तरी भारत में धूल भरी आंधियों का क्या महत्व है? प्रश्न 4 की, उत्तरी भारत में धूल भरी आंधियों का क्या महत्व है? धूल भरी आंधियां क्यों आती हैं बच्चों? धूल भरी आंधियां हमने देखा होगा कि ज्यादातर मानसून से पहले आती हैं या बारिश आने से पहले आती हैं। तो जानते हैं धूल भरी आंधियों के बारे में कुछ। भारत में व्यापक स्तर पर धूल भरी आंधी का क्या कारण है?
पश्चिमी विक्षोभ की बदलती प्रकृति भारत में व्यापक स्तर पर धूल भरी आंधी का प्रमुख कारण है। क्या है बच्चों? पश्चिमी विक्षोभ की बदलती प्रकृति। पश्चिमी विक्षोभ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके कारण भारत में व्यापक स्तर पर धूल भरी आंधी का कारक है। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या है बच्चों? पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? यह एक तरह का उष्णकटिबंधीय तूफान है जो मेडिटेरियन रीजन से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है बच्चों? मेडिटेरियन रीजन से शुरू होता है और उत्तरी भारत में सर्दियों के मौसम में बारिश की वजह बनता है। अब आप देख रहे होंगे आजकल बारिश आ रही है, तो उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में बारिश की वजह कौन बना हुआ है? पश्चिमी विक्षोभ। समझ में आई बच्चों बात? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही सर्दियों में मौसम में बारिश होती है। और ये कहां से शुरू होता है ये बच्चों? ये तूफान जो है मेडिटेरियन रीजन से शुरू होता है। मूलतः यह तूफान काला सागर, कैस्पियन समुद्र से गुजरता हुआ भारी मात्रा में नमी लेकर भारत पहुंचता है। गर्मियों में हवा का दबाव कम होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में तेज हवाएं चलती हैं और यह तूफान हिमालय के ऊपर निकल जाते हैं। कहां निकल जाते हैं? हिमालय के ऊपर निकल जाते हैं। समझ में आई बच्चों? छठे प्रश्न की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं बच्चों पांचवें प्रश्न की। शीतकाल में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किस समुद्र से उत्पन्न होता है? कहां बच्चों? शीतकाल में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किस समुद्र से उत्पन्न होता है? वो ऐसे हमें देख भी लिया है कहां से उत्पन्न होता है, लेकिन ढंग से हम चर्चा करते हैं। बात की जाए बच्चों पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो आप हम दोनों मैप के जरिए देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ। आप देखिए कि किस तरह ये जो हवाएं हैं ये आ रही हैं इस एरिया से। कहां से? इस एरिया से ये उठ रही हैं और ये पूरी इधर तक भारत तक आ रही हैं। ये देखा आपने पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली, इससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों में अचानक सर्दी में बारिश लाता है। यह बरसात मॉनसून की बारिश से अलग होती है। आने वाले तूफान या कम दबाव वाले क्षेत्र भूमध्य सागर क्षेत्र, यूरोप के अन्य भागों और अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होते हैं। क्यों कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ? क्यों कहते हैं इसे पश्चिमी विक्षोभ? जब अशांत हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्र में होती हैं और भारत के संबंध में यह पश्चिम दिशा से आती हैं, इसलिए इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ है। फिर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की ओर अधिक ऊंचाई और तेज हवाओं के साथ यात्रा करते हैं जो पृथ्वी की सतह के 4 पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। रास्ते में वह भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से नमी लेते हैं। तो पता लगा बच्चों क्यों ये इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ है। और मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको ये दिखाया कि किस तरह से इस एरिया से आके पश्चिमी हवाएं भारत में एंटर करती हैं, यहां से नमी लेकर आती हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों छठे प्रश्न की, गर्मी के मौसम में पहाड़ियां ठंडी क्यों होती हैं? तो इसकी चर्चा करते हैं हम बच्चों। पहाड़ों पर जो रात और भी ठंडी होती है, क्योंकि जहां ज्यादा ऊंचाई होगी वहां उतनी ही अधिक ठंड भी होगी। पहाड़ों की ऊंचाई पर हवा का घनत्व निर्भर करता है किस पर? जितनी अधिक ऊंचाई होगी हवा का घनत्व कम होगा। यही कारण है कि पहाड़ में गर्मी में भी ठंडे होते हैं। तो बच्चों आपने क्या देखा, क्या सीखा कि गर्मी में भी मौसम में भी पहाड़ियां ठंडी क्यों होती हैं? तो उसका कारण है पहाड़ों पर रात और भी ठंडी इसलिए होती है क्योंकि जहां अधिक ऊंचाई होती है, अधिक ऊंचाई होगी वहां उतनी ही अधिक ठंड भी होगी। पहाड़ों की ऊंचाई पर हवा का घनत्व निर्भर करता है कि जितनी अधिक ऊंचाई होगी हवा का घनत्व उतना ही कम होगा। इस कारण से पहाड़ गर्मी में भी ठंडे होते हैं। अगला प्रश्न हम देखें बच्चों, 7वां प्रश्न, भारत में सर्दियों में मौसम शुष्क क्यों रहता है? भारत में सर्दियों में मौसम शुष्क क्यों रहता है? चलिए चर्चा करते हैं।
भारत में सर्दियों में मौसम शुष्क रहने का कारण है, डॉक्टर कश्यपी कहती हैं कि सर्दियों के मौसम में चूंकि बारिश का कोई सिस्टम डेवलप नहीं होता, धूप ज़्यादा नहीं निकलती और ना ही गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर हवा और बादलों में नहीं मिलता। इसलिए सर्दियों का मौसम अपेक्षाकृत ज़्यादा ड्राई यानी कि शुष्क होता है। क्या कहा है डॉक्टर कश्यपी ने कि सर्दियों के मौसम में क्योंकि बारिश को कोई सिस्टम डेवलप नहीं होता, कि जैसे गर्मियों में तो सिस्टम एक मिल जाता है रेन का और सर्दियों में नहीं मिलता, तो धूप ज़्यादा नहीं निकलती है और ना ही गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर हवा और बादलों में नहीं मिलता। इसलिए सर्दियों के मौसम अपेक्षाकृत ज़्यादा ड्राई यानी ज़्यादा शुष्क होता है। बात करें हम 8वें प्रश्न की, भारतीय मॉनसून की प्रमुख 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय मॉनसून की 3 विशेषताएं कौन सी होंगी बच्चों? चलिए चर्चा करते हैं हम। भारतीय मॉनसून की विशेषता को अगर हम देखें तो भारत की जो जलवायु है उसके बारे में कहा गया है कि भारत में केवल 3 ही मौसम होते हैं, मॉनसून, पूर्व के महीने, मॉनसून के महीने और मॉनसून के बाद के महीने। कौन कौन से? मॉनसून के पूर्व, मॉनसून के महीने, मॉनसून के महीने और मॉनसून के बाद के महीने। यद्यपि यह भारतीय जलवायु पर एक हास्योक्ति है, फिर भी भारत की जलवायु के मॉनसून पर पूर्णतः निर्भर होने की यह अच्छी तरह व्यक्त करता है। मॉनसून क्या है बच्चों? एक अरबी भाषा का शब्द है। अरब सागर में बहने वाली मौसमी हवाओं के लिए अरब मल्ला इस शब्द का प्रयोग करते थे। उन्होंने देखा कि यह हवाएं जून से सितंबर, कब? जून से सितंबर के गर्मी के दिनों में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से और नवंबर से मार्च के सर्दी के दिनों में उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हैं। तो एशिया और यूरोप का विशाल भूभाग, जिसका एक हिस्सा भारत भी है, ग्रीष्म काल में गर्म होने लगता है। इसके कारण उसके ऊपर की हवा गर्म होकर उठने और बाहर की ओर बहने लगती है और पीछे क्या रह जाता है? कम वायु दाब वाला एक विशाल प्रदेश। यह प्रदेश अधिक वायु दाब वाले प्रदेशों से वायु को आकर्षित करता है। अधिक वायु दाब वाला एक बहुत बड़ा प्रदेश भारत को क्या करता है? घेरने वाले महासागरों के ऊपर मौजूद रखता है, क्योंकि सागर स्थल भागों जितना गर्म नहीं होता और इसलिए उसके ऊपर वायु का घनत्व अधिक रहता है। उच्च वायु दाब वाले सागर में से हवा मॉनसून पवनों के रूप में जमीन की ओर बह चलती है। सागरों से निरंतर वाष्पीकरण होते रहने के कारण यह हवा नमी से लदी हुई होती है। यह नमी भरी हवा ग्रीष्म काल का दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून कहलाती है। भारतीय प्रायद्वीप की नोक यानी कन्याकुमारी पर पहुंचकर यह हवा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा अरब सागर की ओर, एक बहती है बंगाल की खाड़ी की ओर। अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवन पश्चिमी घाट के ऊपर से बहकर दक्षिणी पठार की ओर बढ़ती है। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पवन बंगाल से होकर भारतीय उपमहाद्वीप में घुसती है। तो बच्चों आप समझे इस पॉइंट को। 9वां प्रश्न बच्चों कहता है कि मॉनसून के आगमन के समय राजस्थान का पश्चिमी भूभाग लगभग शुष्क रहता है। इस कथन का समर्थन में 3 कारण दीजिए। ऐसा शुष्क क्यों रहता है? उसका कारण है बच्चों ये, राजस्थान में मॉनसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिमी शाखा का प्रवेश करती है। अरावली पर्वतमाला के मॉनसून की समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। राज्य का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है, जबकि राज्य का सबसे आर्द्र स्थल सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू है, जबकि सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है। और पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है जो बारिश होती है, तो लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में ही रहता है। बच्चों अब हम चर्चा करेंगे इस जो वर्कशीट का आखिरी प्रश्न, क्या भारत में वर्षा का वितरण असमान है? अपने उत्तर के समर्थन में 5 कारकों का उल्लेख करना है। तो चलिए देखते हैं। भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण असमान मिलता है। भारत की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। भारत में
74% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से, 13% वर्षा मानसून के पश्चात, 10% वर्षा मानसून के पूर्व एवं 3% वर्षा शीत ऋतु में होती है। तो बच्चों समझे कि भारत में वर्षा ऋतु जो उसका वितरण है वो असमान है, क्योंकि जो औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर होती है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण 74%, 13% जो है वर्षा मानसून के पश्चात बाद में, 10% मानसून के पहले और 3% इस सर्दियों में। अब मौसमी वितरण में असमानता के साथ साथ भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण असमान मिलता है। भारत की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। भारत में 74% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से, 13% वर्षा मानसून के पश्चात और 10% मानसून के पूर्व एवं 3% वर्षा शीत ऋतु में होती है। भारत में अधिकांश वर्षा पर्वतीय प्रकार की होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है तथा थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल में सबसे कम 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत के प्रायद्वीप की आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून की 2 शाखा में विभाजित हो जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब आगे देखें तो भारत में वर्षा की वार्षिक वितरण की भिन्नता का आधार हमने 4 वर्गों में बांटा है। पहला है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जैसे इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियां शामिल हैं। भारत के ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा का वितरण औसत 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक रहता है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, एरिया विद मॉडरेट रेनफॉल, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। भारत के वह क्षेत्र जहां वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य रहता है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश आते हैं। तीसरा देखें बच्चों तो न्यून व साधारण वर्षा वाले क्षेत्र, एरिया विद लो रेनफॉल, जहां पर वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य है, वह न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। दक्षिण का पठार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु आदि न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और अति न्यून या और अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र जहां लो से भी ज़्यादा सफिशिएंट वाले रेनफॉल है, जहां वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम है, वह अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं, क्योंकि यह वर्षा ना तो कृषि के लिए पर्याप्त है और ना ही मानव जीवन और दूसरे जीवधारियों के लिए। उत्तर में लद्दाख, दक्षिण में रायलसीमा, पश्चिम में कच्छ तथा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट जो कंप्लीट होती है, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।